नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के 2020 के पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन को। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसकी पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के नाम से। वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आप अपने बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में 90+ % गेन करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 2 घंटे का पेपर रहता है, जिसमें से 50 नंबर रहते हैं। आपको 25 नंबर लाने अनिवार्य रहते हैं। आइए नेक्स्ट इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1197, ऑप्शन सी 1192 और ऑप्शन डी 1194। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1191। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 1206 ईस्वी में महमूद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर थर्ड, विश्व का सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए नील, ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी हुआंगहो। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दुनिया का सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 4, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन ए पोपा, ऑप्शन बी विसुवियस, ऑप्शन सी फ्यूजियामा, ऑप्शन डी स्ट्रोम्बोली। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्ट्रोम्बोली। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी स्ट्रोम्बोली होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है? यदि वर्तमान समय में भी ज्वालामुखी विस्फोट नियमित रूप से होते हैं तो ऐसे ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। उदाहरण, जापान में माउंट फ्यूजियामा, भूमध्य सागर में माउंट, भूमध्य सागर में माउंट स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 5, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 6 से 12, ऑप्शन डी 16 से 18। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों के अवसर, रोजगार, पदोन्नति आदि के मामलों में समान व्यवहार को संदर्भित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या फ्रेंड्स, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ऑप्शन ए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी ख्वाजा सलीम चिश्ती। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? अजमेर शरीफ दरगाह भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर नगर में स्थित है। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिसमें उनका मकबरा स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 7। बैंक ड्राफ्ट है? ऑप्शन ए साख मुद्रा, ऑप्शन बी वास्तविक मुद्रा, ऑप्शन सी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, ऑप्शन डी परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बैंक ड्राफ्ट है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा ड्राफ्ट बैंक द्वारा बनाया जाता है और इसमें प्राप्तकर्ता का नाम और राशि शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या फ्रेंड्स? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1020 से लेकर के 1021 तक, ऑप्शन बी 1023 से लेकर 1024 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1022 से लेकर के 1023 तक, और ऑप्शन डी 1025 से लेकर के 1026 तक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1025 से लेकर के 1026 तक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। 1025 से 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके इस ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 9। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी शेख अफगान, ऑप्शन डी नादिर शाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। इस रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या फ्रेंड्स? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक महान, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सबसे पहले वी.एस. स्मिथ द्वारा चंद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 11। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन 78% पे। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक 78.08% है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी क्वार्टजाइट्स, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी ग्रेनाइट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, यह आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 13। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लेके गया था। ऑप्शन ए दौलताबाद, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी कालिंजर, ऑप्शन डी लाहौर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दौलताबाद लिख गया था। कहाँ लिख गया था? दौलताबाद। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दी और बाद में इसका नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अश्वक्षांश से संबंधित है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए 30 डिग्री होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अश्वक्षांश भूमध्य रेखा के लगभग 30 अंश उत्तर और
दक्षिण में स्थित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन ए खाड़ी में एक नदी, ऑप्शन बी महासागरीय, ऑप्शन सी जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, ऑप्शन डी ध्रुवीय धारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महासागरीय धारा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी महासागरीय धारा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक प्रमुख गर्म पानी का महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीख करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत हो गई फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसने 187 से 180 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद मौर्य वंश का अंत और शुंग साम्राज्य का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 17 क्या फ्रेंड्स? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर क्या फ्रेंड्स? दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सन 500 ईस्वी में किया गया था और इस मंदिर में सुंदर नक्काशी के जरिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी बताई गई है, इसलिए इसे दशावतार मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आंसर क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या फ्रेंड्स? कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स आंसर अपने स्क्रीन पे। कबीर दास का जन्म 14वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान समय में वाराणसी में हुआ था, जहाँ से वीडियो शूट की जा रही है फ्रेंड्स। एक मान्यता के अनुसार उनका अवतरण सन 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या फ्रेंड्स? चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें निम्न प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स, समानतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला अग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 21 क्या फ्रेंड्स? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 22 हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर क्या है? हरित क्रांति का संबंध चावल और गेहूं की फसल से है। खेती से जुड़ी क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में हरित क्रांति के पिता वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या फ्रेंड्स? ज्वार भाटा कब आता है? ज्वार भाटा आंसर क्या फ्रेंड्स? धरती पर स्थित सागरों महासागरों के जल स्तर का सामान्यतः स्तर से ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन आता है और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 24 जीवमंडल की परिभाषा दीजिए फ्रेंड्स। जीवमंडल क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीवों, जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सकता है जैवमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 25 सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भूपर्पटी की संरचना जिन तत्वों से हुई है उन्हें सेल या चट्टान कहते हैं। सेल के 3 प्रकार होते हैं, अग्नेय सेल, इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट अब्रक और क्वार्ट्ज। सेकेंड क्या फ्रेंड्स? अवसादी सेल, सेधा नमक, पत्थर, चूना, पत्थर अवसादी सेल में आ जाएगा फ्रेंड्स। रूपांतरित चट्टान क्या है फ्रेंड्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स, संगमरमर, क्वार्टजाइट्स, सिलेट, ये सब क्या हो जाएगा? रूपांतरित चट्टान आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या फ्रेंड्स? सूर्य ग्रहण क्या है? आंसर क्या फ्रेंड्स? सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है।
सूर्य ग्रहण को सूर्य ग्रहण के दिन घटना अमावस्या के चरण में होता है। एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, इस घटना के दौरान पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के आधार पर विभिन्न प्रकार के सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। पहला आंशिक सूर्य ग्रहण, सेकंड वलयाकार सूर्य ग्रहण, थर्ड संपूर्ण सूर्य ग्रहण और फोर्थ हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या फ्रेंड्स, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या है, विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी स्थापना 2 भाइयों राजकुमार हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। जल्द ही उन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर दिशा में कृष्णा नदी तथा दक्षिण दिशा में कावेरी नदी के बीच वाले क्षेत्र पर कर लिया और इस पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या फ्रेंड्स, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 29, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, खिलजी राजवंश दूसरा राजवंश था जिसने 1290 और 1320 के बीच लगभग 3 दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर करते हुए दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित था। खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम जलाउद्दीन खिलजी और नेक्स्ट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है फ्रेंड्स, अस्थाई पवन किसे कहते हैं? अस्थाई पवन, यह पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। यह अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन जो रहेगा 31, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे फ्रेंड्स। 31, अग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। अग्नेय शैल की विशेषताएं, तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, अग्नेय शैल, जो शैल गर्म व तरल पदार्थों के ठंड होने से ठोस हो गई हो, अर्थात मैग्मा के धीरे धीरे ठंड होने से निर्मित हुई है, अग्नेय शैल कहलाते हैं। अग्नेय शैल की विशेषताएं क्या हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकले गर्म एवं तप्त मैग्मा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्या है, ये चट्टानें आर्थिक रूप से उपयोगी मानी जाती हैं। इन चट्टानों में लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ये अत्यंत कठोर होती हैं और इनमें जल प्रवेश नहीं कर सकता। जल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये विखंडन के कारण टूट जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, इन चट्टानों का स्वरूप कभी गोलाकार स्थिति में नहीं मिलता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि तप्त एवं तरल लावा इन्हें नष्ट कर देता है। यह इन शैलों की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? आंसर क्या फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फर्स्ट, संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। और थर्ड, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें, राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करना। नंबर 5 क्या है, भाईचारे की भावना। 6 क्या है, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। 8 क्या है, वैज्ञानिक सोच विकसित रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और नंबर 10, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्या है, 11, सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 33, भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्या है, भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन। आंसर है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, उद्योग आर्थिक विकास का आधार माना जाता है। इससे न केवल आधुनिकीकरण बल्कि द्वितीयक
तथा तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। स्वतंत्रता पूर्व औद्योगिक विकास। प्राचीन काल में भारत अपने कुटीर उद्योगों, शिल्पों तथा वाणिज्य के लिए विख्यात था। आधुनिक औद्योगिक युग के आगमन के पूर्व भारत में कुटीर तथा घरेलू उद्योग समुन्नत थे। भारत में औपनिवेशिक काल में उद्योगों का प्राप्त विकास नहीं हो पाया और आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास 1854 ईस्वी में मुंबई में सूती वस्त्र बनाने और 1855 ईस्वी में रिसरा कोलकाता के निकट में प्रथम जूट कारखाने को स्थापित करके किया गया था। और वर्ष 1907 में जमशेदपुर में टाटा लौह इस्पात के कारखाने की स्थापना से औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता पश्चात औद्योगिक विकास के बारे में। 6 अप्रैल 1948 प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्रों का बंटवारा करने वाली इस पहली औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में समय समय पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्रों की वृद्धि दर नई उद्योग नीतियों की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती रही, किंतु इन सब का आधार 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव ही रहा है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 क्या फ्रेंड्स, दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। दिन रात होने के कारण क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन गति करना, अर्थात पृथ्वी खुद का चक्कर लगाती है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ सूर्य के सामने पड़ता है वह दिन होता है, तथा पृथ्वी का जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहाँ रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसे दैनिक गति कहते हैं। इस एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लेती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन रात होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में फ्रेंड्स। अपक्षय एवं अपवर्तन में निम्नलिखित अंतर स्पष्ट कीजिए फ्रेंड्स। अंतर क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट, अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें शैलों की अपने ही स्थान पर टूट फूट होती है। इसके विपरीत अपवर्तन एक गतिशील क्रिया है जिसमें टूटी शैलों को उनके स्थान से हटाकर के अन्यत्र ले जाकर के निक्षेपित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, अपक्षय में वायुमंडल की शक्तियाँ जैसे तापमान, पाला, वर्षा आदि योग देते हैं। इसके विपरीत अपवर्तन में धरातल के ऊपर सक्रिय बाह्यजात गतिशील साधन योग देते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपक्षय एक पूर्ववर्ती क्रिया है जो बाद में अपवर्तन क्रिया को सरल बनाती है, किंतु चट्टानों के अपक्षय के लिए अपवर्तन की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरे शब्दों में अपक्षय क्रिया अपवर्तन पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या फ्रेंड्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना निम्नलिखित है। भूपर्पटी, भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है। सिलिका एसआई और एल्युमिनियम एल प्रमुख घटक खनिज है, इसलिए इसे अक्सर सियाल कहा जाता है। भूपर्पटी भारी चट्टानों से बनी है जिसका घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। भूपर्पटी की मोटाई समुद्री और महाद्वीपीय क्षेत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल के बारे में फ्रेंड्स। भूपर्पटी से परे आंतरिक भाग को मेंटल कहा जाता है और यह ठोस अवस्था में होता है। इसकी मोटाई 10 से लेकर के 200 किलोमीटर होती है। एस्थेनोस्फीयर मेंटल का ऊपरी भाग है। यह मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह तक अपना रास्ता खोज लेता है। मेंटल के प्रमुख घटक तत्व सिलिकॉन और मैग्नीशियम हैं, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। क्रोड क्या है फ्रेंड्स, तो मेंटल सीमा 29,000 किलोमीटर गहराई पर स्थित है
और आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है, जबकि बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। क्रोड बहुत सामग्री से बना है, जो ज़्यादातर निकेल और लोहे से बना है, इसलिए इसे नीफे परत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 37। गुप्त काल की विशेषताएं बताइए फ्रेंड्स। तो ध्यान देखिएगा आंसर। गुप्त काल की सांस्कृतिक विकास को भारत के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता था। इसे सर्वोच्च और सबसे उत्कृष्ट समयों में से एक माना जाता था और गुप्त राजाओं ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया। उन्होंने उदारतापूर्वक संस्कृत के विद्वानों और कवियों की मदद की। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियाँ कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता एक और कालिदास ने मेघदूत, ऋतु संहार तथा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट ने जहाँ एक ओर पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर वराहमिहिर ने चंद्र की शुरुआत की। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर के साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 38। वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए हैं। पृथ्वी तल पर शुष्क वायु का अश्वत्थ संगठन इस प्रकार से है। क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गैस और प्रतिशत आयतन, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20% या 21% इसको बोल सकते हैं, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नियान 0.0018%, हाइड्रोजन 0.001%, हीलियम 0.00524%, क्रिप्टॉन 0.001%। नेक्स्ट बात करते फ्रेंड्स जीनान के बारे में फ्रेंड्स। तो 0.00008% और ओजोन है जो 0.00001%। मीथेन अल्प मात्रा में है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या फ्रेंड्स? भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। आंसर क्या? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके। भारत की मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिरता की आवश्यकता आर्थिक विकास के साथ साथ मूल्यों के बढ़ने की गति के ऊपर विराम लगने के लिए अत्यंत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। स्थिर निवेश का संवर्धन, गैर जरूरी और निश्चित निवेश को सीमित करके निवेश की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए योजना बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या फ्रेंड्स? माल की पूर्ति पर प्रतिबंध। इस रणनीति के तहत कई कार्य किए गए हैं, जैसे सामानों की स्टॉक होने से बचना और संगठन के अंतर्गत सुस्त मुद्रा को रोकना। नंबर 4 क्या है? कठोरता को कम करना, यदि यह अधिक प्रतिस्पर्धा माहौल और विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्या है? नंबर 5 ऋण का समान वितरण। रिजर्व बैंक की नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को समान लाभ का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 फ्रेंड्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके साथ साथ इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। मंगोल आक्रमण एवं उसके प्रभाव का स्पष्ट कीजिए।
आंसर क्या है? मंगोल साम्राज्य ने सन 1221 से लेकर के 1327 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर कई आक्रमण किए और 1221 शताब्दी में मंगोलों के नेता चंगेज खां के नाम से लोकप्रिय तेमुजिन के मध्य एशिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और खारिज्म साम्राज्य को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मंगोलों के प्रभाव। मंगोलों के आक्रमणों को रोकने में व्यस्त रहने के कारण सुल्तान प्रशासकीय कार्यों के प्रति जागरूक न रह सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुल्तानों को विवश होकर के दमन नीति का आश्रय लेना पड़ा था, जिसके कारण प्रजा सुल्तानों से अप्रसन्न रही और कुछ सुल्तानों ने सीमा की नीति की उपेक्षा भी की थी, जिससे मंगोलों के आक्रमण निरंतर जारी रही और विद्रोहों की भी अधिकता रही। इतनी ही नहीं, एक सुल्तान की मृत्यु पर दूसरे सुल्तान का सिंहासन आरोहण तलवार के द्वारा ही संभव था और इन कारणों से मंगोलों को भारतीय आक्रमणों के समय कभी कभी अपार सफलता मिलती थी, जो उन्हें पूर्वी आक्रमण के लिए प्रेरणा देती थी। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार वीडियो का चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती है फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।